देखो ध्यान से, कोई ये मेटल है, इसमें मैंने एक कैविटी बना दिया, इस मेटल के ऊपर पहले से कोई चार्ज नहीं है और कैविटी में भी कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं इसको चार्ज क्यू सप्लाई करूं तो वो चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे। जो मैंने बाहर से सप्लाई किया वो रहेगा सरफेस पे। अंदर वाले सरफेस पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसके पीछे की कहानी समझो इस बात को, कि मैं यहां पर आपसे पूछ रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताओ? जीरो, क्योंकि मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? होता है ना। तो ये जितने भी पॉइंट है इसको मैं पकड़ लेता हूं गॉसियन सरफेस, आउटर सरफेस के जस्ट अंदर एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसिडर किया जो गॉसियन सरफेस है, जहां पर ई की वैल्यू जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? फ्लक्स होता है ई इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो जीरो इंटू एरिया क्या हो जाएगा? जीरो। और गॉस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू इनसाइड बाय, इसका मतलब चार्ज इनसाइड में क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब इसका मतलब इसके अंदर में कोई चार्ज, अच्छा कैविटी में तो पहले से कोई चार्ज प्लेस नहीं था, और अगर ये चार्ज जो हमने सप्लाई किया अगर वो सरफेस पे आ जाता तो चार्ज जीरो नहीं होता, और चार्ज जीरो नहीं होता तो फ्लक्स भी जीरो, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। लेकिन मेटल के इनसाइड में हर हाल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? तो इसका मतलब मेटल के इनसाइड में अगर पॉइंट का गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो हर हाल में फ्लक्स वहां क्या रहेगा? हर हाल में क्यू इनसाइड क्या रहेगा? जीरो। तो पहले से अगर यहाँ कोई चार्ज नहीं है तो बाद में भी यहाँ कोई चार्ज नहीं होगा। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं, ये गॉसियन सरफेस, इस सरफेस में भी ये हर पॉइंट मेटल के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स, तो इसका मतलब क्यू इनसाइड, मतलब इसके अंदर में भी कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे बड़ा वाला सरफेस से तय हुआ वैसे इस सरफेस से तय हुआ। अब इसके अंदर में कोई चार्ज, तो इस सरफेस के इधर वाले पॉइंट पे कंसीडर करते हैं गॉसियन सरफेस, ये तीसरा गॉसियन सरफेस। इस सरफेस के अंदर में कोई चार्ज है क्या? नहीं है। तो इनसाइड में चार्ज जीरो, तो इनसाइड में चार्ज जीरो तो फ्लक्स की वैल्यू, अब फ्लक्स की वैल्यू जीरो, ई इंटू एरिया होता है तो ई की वैल्यू जीरो। मतलब ऐसा हुआ कि किसी मेटल के किसी कैविटी के अंदर पहले से अगर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो बाहर से आप कितना भी चार्ज डालोगे वो कैविटी में नहीं जाएगा। वो कहाँ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस, वो मेटल के अंदर जा ही नहीं सकता। जो भी हम एक्सटर्नल चार्ज सप्लाई करेंगे वो कहाँ रहेगा? सरफेस पे। मतलब पहला पॉइंट क्या हुआ? इफ नो चार्ज प्रेजेंट इन कैविटी, अगर कैविटी में कोई चार्ज नहीं है तो जो एक्सटर्नल चार्ज हम सप्लाई करेंगे वो सब कहाँ रहेगा? आउटर सरफेस पे। सरफेस भी नहीं, सरफेस तो दो हो गए, एक कैविटी वाला सरफेस हो गया और एक बाहर वाला सरफेस हो गया। ये हुआ इनर सरफेस मेटल का और ये हुआ आउटर सरफेस। तो कौन से सरफेस पे चार्ज जाएगा? आउटर सरफेस पे। देन एक्सटर्नल चार्ज, एक्सटर्नली गिवन चार्ज लाइज ओनली ऑन एक्सटर्नल सरफेस। कैविटी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। इसी का दूसरा केस ध्यान से समझना। अगर मैं ऐसा करूं, मेटल के अंदर ये कैविटी है, मेटल के अंदर कैविटी में पहले से एक चार्ज रख देता हूं स्मॉल क्यू। कैविटी के अंदर पहले से
एक चार्ज रख दिया मैंने स्मॉल क्यू। इस वाले में कैविटी में कोई चार्ज पहले से नहीं रखा था, यहां पर पहले से एक चार्ज रख दिया, चार्ज क्यू प्लेस्ड इनसाइड कैविटी, तो क्या होगा? तो इस बात को समझने के लिए फिर यहां कैविटी के अंदर वाले पॉइंट पे मैं गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूं। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर में इनसाइड में चार्ज है या नहीं है बताओ। इस गॉसियन सरफेस पे एरो लगा के यहां लिखता हूं, यहां पर Q इनसाइड इक्वल टू Q है ना, तो फ्लक्स इक्वल टू होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो होगा कि नहीं होगा? फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, क्या ये गॉसियन सरफेस का एरिया 0 है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, मतलब नॉन जीरो, हाँ कि नहीं? इसका मतलब कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, तो फ्लक्स जो है पॉजिटिव चार्ज रखे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? अगर चार्ज ये पॉजिटिव है तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? मतलब ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा होगा, हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत? तो कैविटी में फील्ड जो हो गया वो नॉन जीरो, एकदम अच्छे से समझ गया। अगर पहले से हमने कोई चार्ज कैविटी के अंदर रख दिए तो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर गया, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। अगर कैविटी में पहले से कोई चार्ज नहीं है तो कोई फील्ड जनरेट, कोई चार्ज भी जनरेट सरफेस पे, लेकिन वहां पर कैविटी के अंदर पहले से कोई चार्ज है तो फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, अब मैं मेटल के अंदर का पॉइंट पकड़ता हूं, ये सब पॉइंट को पकड़ता हूं, इसका एक और गॉसियन सरफेस बनाता हूं। ये मेटल का इनसाइड का पॉइंट है, सभी पॉइंट मेटल के अंदर में, और पहले से जानते हैं मेटल के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। तो अगर मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा तो फ्लक्स इक्वल टू E इंटू एरिया, E इंटू 0 इंटू मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ? इनसाइड में चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब पहले वाला जो गॉसियन सरफेस है, फर्स्ट वाला जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर जो है Q इनसाइड की वैल्यू Q है, तो सेकेंड वाला गॉसियन सरफेस के अंदर में जो होगा चार्ज की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। कब होगा 0 बताओ तो? जब उतना ही अमाउंट का प्लस Q अमाउंट का ही माइनस चार्ज यहां डेवलप हो जाए, तभी तो 0 होगा, अदरवाइज होगा क्या 0? माइनस Q अमाउंट का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से कैविटी में कोई चार्ज हमने रखे हैं तो उतना ही अमाउंट का अपोजिट नेचर का चार्ज इंटरनल सरफेस पे इंड्यूस्ड हो जाएगा, बराबर। अब जैसे ये सरफेस कंसीडर किए वैसे ये वाला सरफेस कंसीडर करते हैं। इसके भी सभी पॉइंट इनसाइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगा? तो Q इनसाइड क्या होगा? वो तो है ना 0, प्लस Q और माइनस Q। देखो प्लस Q और माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, टोटल मिलकर क्या हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब जो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो सरफेस पे जाके खत्म हो जा रहा है, सरफेस पे जाके फिर ये मेटल में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है। अब जैसे यहां पर इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन बाहर ये मेटल के बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो जब ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो चार्ज तो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता कि नहीं रहता बताओ? तो ये बाहर के पॉइंट पे गॉसियन सरफेस मैंने कंसिडर किया, चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज क्या रहेगा? कंजर्व। पहले हमने कौन सा चार्ज प्लेस करे थे? Q। ये तो हमने प्लेस नहीं करे ना, हमने क्या रखे थे? तो बाद में भी यही चार्ज रहना चाहिए, उस सरफेस के अंदर यही चार्ज रहना चाहिए, हाँ कि नहीं? टोटल चार्ज हमेशा क्या रहना चाहिए? कंजर्व। तो उस सरफेस के अंदर वही चार्ज कब रहेगा बताओ? जब उतना ही नेचर का, वही नेचर का
सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कहाँ डेवलप हो जाए? आउटर सरफेस पे, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो इस बॉल के ऊपर इस सरफेस पे प्लस क्यू नेचर का चार्ज डेवलप हो गया। अब अगर बाहर से कोई चार्ज और सप्लाई करते हैं तो वो चार्ज जो बाहर से सप्लाई करेंगे वो यहाँ के फ्लक्स को बदल पाएगा क्या? यहाँ के फ्लक्स को बदल पाएगा क्या? तो ये चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगा? आउटर सरफेस पे। तो आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा? Q प्लस Q, मतलब इंटरनल चार्ज को चेंज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को ध्यान से देखो। पहले वाले पॉइंट में हमने कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखा था पहले से, ठीक है? तो जब हम कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं रखे थे पहले से, तो उस सिचुएशंस में बाहर से कितना भी चार्ज सप्लाई करे, कितना भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे, वो चार्ज का रत्ती भर भी इंटरनल सरफेस पे नहीं जाएगा। वो कैविटी के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज क्रिएट, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, हमने जो भी सप्लाई करेंगे वो कहाँ रहेगा? आउटर सरफेस पे। लेकिन अगर पहले से कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख दिया, पहले से कैविटी के अंदर कोई चार्ज रख दिया, तो वो चार्ज के बराबर अमाउंट का अपोजिट नेचर का चार्ज कहाँ डेवलप हो जाएगा? इंटरनल सरफेस पे। और उसी चार्ज का वही अमाउंट सेम नेचर कहाँ डेवलप हो जाएगा? आउटर सरफेस। अभी बाहर से चार्ज सप्लाई करो या नहीं करो उससे कोई लेना देना? बाहर से चार्ज सप्लाई करे तब भी या नहीं करे तब भी इसी अमाउंट का अपोजिट नेचर इंटरनल सरफेस पर डेवलप हो जाएगा। यही चार्ज का सेम अमाउंट आउटर सरफेस पे डेवलप हो जाएगा। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी जीरो रहेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इस चार्ज की वजह से जनरेट होगी और सरफेस पे जाके क्या हो जाएगी? टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब बाहर से कोई चार्ज सप्लाई कर भी देंगे तो वो चार्ज कैविटी के अंदर होने वाली किसी भी घटना को बदल, मतलब अगर ये कैपिटल क्यू नहीं रहता तब भी यही सिचुएशन रहती, और ये कैपिटल क्यू डाले तब भी यही सिचुएशन है। मतलब कैविटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पा रहा है। ये जो चार्ज हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं वो कहां पर ही रह जा रहा है? आउटर सरफेस पे रह जा रहा है, ठीक है? अब हो गया। लिखो वेन दे ग्राफ जनरेटर। ये अभी सिलेबस में है नहीं, बट 12th क्लास के बोर्ड में है और कॉन्सेप्ट यूज हो सकते कभी भी, तो समझा देते बस। देखो, आवाज मत करो। ये एक बैटरी है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल इधर अर्थ से कनेक्टेड है। ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। स्टैंड है ये भी, इसके ऊपर ये कंडक्टिंग मटेरियल रखा हुआ है, मेटल समझो। कंडक्टिंग मेटल, और ये जो है वो बेल्ट है जो कि ऐसे घूम रहा है। तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेटल के पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, और जब ये बहुत शार्प हो जाएगा तो यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज हो जाएगा। नहीं बताया था क्या?
देखो पहले समझ लो इस बात को। मान लो ये एयर है, एयर नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, उसमें आराम से कंडक्शन नहीं होता, बराबर। तो एयर में कंडक्शन नहीं होता, ये क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां प्लस और माइनस चार्ज फ्री नहीं होते, प्लस चार्ज माइनस चार्ज बंधे हुए रहते हैं ऐसे। जैसे कि मान लो ये प्लस है, ये माइनस है, या ये माइनस है, ये प्लस है, ऐसे बंधे हुए रहते हैं। ऐसे टाइप के मीडियम को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। प्लस और माइनस बंधे हुए, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से दोनों फ्री ही नहीं है। चार्ज जब मोशन करेगा तभी जाकर के हम उसे कंडक्टिंग मटेरियल बोलेंगे। क्योंकि यहाँ चार्ज सभी दो पेयर बन करके हमेशा जो है बंधे हुए हैं, वो फ्री नहीं है कहीं और मूव करने के लिए, इसलिए मीडियम जो है वो कैसा है? नॉन कंडक्टिंग। मान लो कि हमने अगर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई किए ई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज पे फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इस माइनस पे फोर्स लगाएगा और इस प्लस पे भी फोर्स लगाएगा। प्लस चार्ज पे फोर्स किधर लगाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और माइनस चार्ज पे किधर फोर्स लगाता है? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, दो बंदू आ जाएंगे इधर, आ जाओ दोनों इधर खड़े हो जाओ, थोड़ा और उधर, हाथ पकड़ो एक दूसरे का। ये दोनों प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। अभी ना ये फ्री है ना वो फ्री है, तो कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है। तो ये मीडियम कैसा मीडियम हुआ? नॉन कंडक्टिंग। एक लोग और आ जाओ, आ जाओ भाई, आओ ना, आप आ जाओ, उस साइड चलो। देखो अब यहाँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस माइनस चार्ज पे, हाथ दो, तो फोर्स इधर लगा रहा है, नहीं ज़्यादा जोर से नहीं खींचेंगे, बस डेमो है, उसका हाथ पकड़ो। प्लस चार्ज पे उधर फोर्स लगा रहा है, धीरे से खींचना, जब खींचेंगे तो छोड़ देना, आराम से छोड़ना, लेकिन जब खींचेंगे तब छोड़ना, ठीक है, ज़्यादा जोर से नहीं खींचना है, ठीक है, नहीं तो गिर जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए माइनस चार्ज पे मैं फोर्स किधर लगा रहा हूँ? इधर, और वो प्लस चार्ज पे किधर फोर्स लगा रहा है? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है तो फोर्स भी कम रहेगा, तो ये बाउंडेशन नहीं टूटेगा। जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू तो टूट गया ना। तो अब चार्ज फ्री हो गए, प्लस चार्ज अलग हो गया और माइनस चार्ज, तो वही मीडियम जो नॉन कंडक्टिंग था वो क्या करने लगेगा? कंडक्ट करने लगेगा। ये माइनस भी फ्री, वेल्ले घूम रहे हैं, और वो प्लस भी फ्री, वेल्ले घूम रहे हैं, बराबर है। तो अब मीडियम कैसा हो गया? आप दिल पे मत लेना, मतलब मजाक कर। तो मीडियम कैसा हो जाएगा? कंडक्टिंग, ठीक है। इस टाइप का ब्रेकडाउन को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, या फिर कोरोना डिस्चार्ज, या फिर क्या कहते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। चलिए बेटे, थैंक यू। तो क्या होगा जब ये फोर्स की वैल्यू, जैसे जैसे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मजबूत करेंगे वैसे वैसे ये फोर्स और ये फोर्स बढ़ जाएगा। जब ये फोर्स की वैल्यू सफिशिएंट हो जाए तो ये चार्ज ब्रेक हो जाएगा, सभी ब्रेक हो जाएंगे। तो बहुत सारे माइनस, बहुत सारे प्लस, बहुत सारे माइनस, बहुत सारे प्लस फ्री हो गए। जैसे ही फ्री हो गए तो ये नॉन कंडक्टिंग से क्या हो गया? कंडक्टिंग मीडियम, ठीक है। दो लोगों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन तोड़ना है तो एक के बीच में मन में संशय पैदा करना पड़ता है ना, हाँ कि नहीं? क्या करना पड़ता है बताओ? दो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, अगर दोस्ती तोड़ना है तो एक के कान में जाके बोलते ए वो तो तुम्हारे बारे में ऐसे बातें कर रहा था। एक दिन विश्वास नहीं करेगा, दूसरे दिन फिर जाके बोलेंगे कुछ नई बातें, फिर भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब ऐसा बोलते जाएंगे रेगुलर कान में जो है उसको बोलते रहेंगे, एक दिन तो ऐसा है जब दोनों की दोस्ती टूट जाएगी, बराबर। तो जैसे दोस्ती टूट गई तो फिर वो दोनों
फ्री हो गए, ठीक है, दोनों फ्री हो गए। अब आप अपना गेम स्टार्ट करिए। इसे कहते कौन सा डिस्चार्ज? कोरोना डिस्चार्ज। समझ गया बातें? हाँ देखिए, इंटरेस्ट वाली बातें तुरंत समझ लेते हैं। छोटी सी बैटरी है, छोटी सी बैटरी में ये टर्मिनल हाई है, ये टर्मिनल लो है, तो प्लस टर्मिनल की वजह से यहां प्लस चार्ज आएगा, बराबर। और इस मेटल का जो ये एंड पॉइंट है वो बहुत शार्प है, अल्ट्रा शार्प। शार्प क्यों? मैंने बोला कि जैसे जितना ज्यादा शार्प होगा रेडियस एक्चुअली में उतना कम होगा। रेडियस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। पढ़ाया नहीं बातें? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो गया तो यहाँ का जो पास का जो एयर है उसमें कौन सा ब्रेकडाउन हो जाएगा? यहाँ पास में तो एयर है ना, इस दोनों में कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट, तो एयर जो है कैसा मीडियम है? नॉन कंडक्टिंग। लेकिन यहाँ जैसे जैसे चार्ज का अमाउंट बढ़ गया और अगर ये बहुत शार्प है मेटल, तो इस पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो यहाँ का जो एयर है वो ब्रेकडाउन कर जाएगा। तो जैसे एयर ब्रेकडाउन हो जाएगा तो एयर का माइनस यहाँ आ जाएगा, एयर का माइनस आएगा कि नहीं आएगा? जो माइनस है एयर का वो इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, ये सभी प्लस सभी माइनस को क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। तो प्लस इससे दूर हो जाएगा रिपल्सन में, तो प्लस चार्ज इस बेल्ट पे आ गया। कहाँ गया? इस बेल्ट पे। यहाँ पर माइनस आया तो प्लस खत्म हो गया, फिर ये बैटरी उसे प्लस सप्लाई कर ही रहा है, तो थोड़े थोड़े अमाउंट में प्लस यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ के माइनस को खींच रहे हैं, प्लस यहाँ जनरेट हो रहा है, और ये बेल्ट के माध्यम से घूम घूम के प्लस कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी ये पतला निडल है, यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ का माइनस इसे अट्रैक्ट कर लेगा, तो प्लस चार्ज कहाँ आ जाएगा? इधर। और ये कनेक्टेड है इस स्पेयर से, मतलब प्लस कहाँ डेवलप होना चालू होगा? इस स्पेयर के ऊपर प्लस डेवलप होना चालू होगा। तो धीरे धीरे छोटे वोल्टेज से हमने यहाँ पर चार्ज डेवलप करना चालू किए। से मान लो किसी टाइम में चार्ज क्यू है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? के क्यू बाय आर, यही फॉर्मूला होता है ना स्पेयर का। तो छोटे बैटरी से धीरे 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 कोरोना डिस्चार्ज के माध्यम से चार्ज को पहले यहाँ शिफ्ट किए, बेल्ट घुमा के चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ा, यहाँ फील्ड स्ट्रांग हुई, यहाँ पर भी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ से प्लस चार्ज इस पे शिफ्ट हो गया। तो छोटे से बैटरी से धीरे धीरे हमने स्पेयर के ऊपर चार्ज जमा करते चले गए, करते चले गए। जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस छोटे वोल्टेज से, मतलब मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी है या 100 वोल्ट की बैटरी है, 100 वोल्ट का बैटरी यूज करके धीरे धीरे हम स्पेयर के ऊपर 10,000 वोल्ट जनरेट कर लिए, क्योंकि वो स्पेयर का वोल्टेज तो के क्यू बाय आर होगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, अर्थ से कनेक्टेड कर दिए, यहाँ से चार्ज धीरे 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 ट्रांसफर हो रहा है, ये प्रोसेस चलते रहा है। तो ये इस प्रकार से वोल्टेज वहां बढ़ता जा रहा है। तो एक लो वोल्टेज के सेल को यूज करके हमने एक हाई वोल्टेज डिवाइस जनरेट कर लिए। इसी हाई वोल्टेज जनरेटर को मतलब डिवाइस को कहते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर, और इसे वेन दे ग्राफ ने बनाया था, इसीलिए उसके नाम से जानते हैं वेन दे ग्राफ जनरेटर, जो कि हाई वोल्टेज जनरेट करता है लो वोल्टेज यूज करके। ठीक है, एनर्जी और चार्ज दोनों इसमें कंजर्व है। चार्ज ले कहां से रहा है? वो अर्थ से, धीरे धीरे अर्थ से डीइंग समझो कर रहे हैं, वहां से चार्ज ले रहे हैं, और बेल्ट के माध्यम से चार्ज कहां जमा हो रहा है? ऊपर। जैसे जैसे ऊपर में चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वोल्टेज बढ़ते जाएगा। तो एक ही बार में पूरा चार्ज वहां नहीं जाएगा, धीरे धीरे ये प्रोसेस चलते रहेगा, तो वहां पर हाई वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, और इसी पूरा सेटअप को कहते हैं हाई वोल्टेज जनरेटर। ये इंसुलेटिंग क्यों है? इंसुलेटिंग इसलिए क्योंकि ये चार्ज फिर इधर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए स्टैंड जो है पूरा का पूरा कैसा है? इंसुलेटिंग। बेल्ट के माध्यम से चार्ज यहाँ जमा हो गया, फिर यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल के माध्यम से चार्ज इस पर जमा हो गया। ठीक है, यही है इसका कॉन्सेप्ट। डायग्राम बना दो, या एक लाइन लिख लो वेन दे ग्राफ जनरेटर के बारे में। इट इज हाई वोल्टेज जनरेटर, इट इज हाई वोल्टेज जनरेटर can generate up to 36,000 volt, can generate up to 36,000 volt potential, 36,000 volt potential by using the concept of dielectric breakdown, corona discharge, by using dielectric breakdown, concept of dielectric breakdown, corona discharge through small battery.
नीचे ये डायग्राम बना दीजिए। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं आते, पहले सिलेबस में था तब आता था। पुराने क्वेश्चंस देखेंगे तो एक आधा क्वेश्चंस रहेगा, कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल ही रहते हैं। अभी तो कुछ नहीं मिलेगा इसमें क्योंकि ये है नहीं।